अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड ग्लोबल समिट को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूएई दौरा खत्म हो गया है। कल सीएम धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी अबू धाबी में रहे और अबू धाबी में करीब 3,550 करोड़ के एमओयू सीएम धामी की मौजूदगी में साइन किए गए। सीएम ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निमंत्रण दिया है। अबू धाबी में लुलु ग्रुप के साथ रियल एस्टेट में 1,000 करोड़ का करार किया गया है। लुलु के साथ ही हाइपर मार्केट में 500 करोड़ और फूड पार्क में 250 करोड़ का समझौता किया गया है। इसके अलावा एसीटी फैसिलिटी मिडिल ईस्ट के साथ ही 1,500 करोड़ और रीजेंट ग्लोबल के साथ फार्मा सेक्टर में 300 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को भी सीएम धामी ने दुबई में करीब 12,000 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन किए थे। कुल मिलाकर यूएई दौरे पर 15,000 करोड़ से ज्यादा के समझौते किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अबू धाबी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि विश्व में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सबसे बड़े संगठन के मेधावी सदस्यों के बीच आना अपने आप में गौरव का क्षण होता है। सीएम ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने प्रोग्रेस की है और यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में अपना प्रतिमान स्थापित कर चुकी है। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास और नए शहरों की स्थापना करने के लिए आपके साथ सहयोग करने का इच्छुक है, जिससे कि इस क्षेत्र में आपकी विशेषता जो है उसका लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने दिसंबर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सभी को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया है। अबू धाबी में सीएम धामी ने अरब देशों में पहली बार बन रहे निर्माणाधीन हिंदू मंदिर के काम को भी देखा है। सीएम धामी ने अबू धाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर के काम को देखा और यहां पर बीएपीएस हिंदू मंदिर में कार सेवा भी की है। सीएम धामी ने मंदिर निर्माण करने वालों के साथ ही पीएम मोदी का आभार भी जताया है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी की प्रेरणा से ये मंदिर बन रहा है, जो कि गर्व की बात है। तो मंदिर के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और अरब के हिंदू मंदिर में जब सीएम धामी पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रही हैं। तो बीएपीएस हिंदू मंदिर के निर्माण के कार्यों को देखा है और पीएम मोदी का आभार भी जताया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। यूएई में हिंदू मंदिर जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, इस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजनकर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों से आगे ये मंदिर का जो शिला पूजन से लेकर यहाँ पर इसके उद्घाटन का भी जो है कार्यक्रम होना है। तो आज कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमको मान, सम्मान, पहचान और लोगों के बीच में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये उनका करिश्माई नेतृत्व है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बागेश्वर का एक इलाका किन्नर रजनी रावत द्वारा खरीदे जाने पर घमासान मचा हुआ है। वायरल वीडियो को लेकर किन्नर आरती शर्मा सामने, उनका कहना है कि किन्नर समाज में इलाका खरीदने और बेचने की प्रथा है, लेकिन इलाका बेचने वाली कविता जोशी खुद किन्नर नहीं है। वहीं किन्नर आरती शर्मा ने पूरे मामले को लेकर डीएम को तहरीर भी दी है। वहीं इलाका खरीदने वाली किन्नर रजनी रावत का कहना है कि कविता जोशी किन्नर है। आपको बताते चले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किन्नर रजनी रावत बागेश्वर की कविता जोशी से नगद में एक इलाका खरीद रही हैं और कविता जोशी रजनी रावत से बहुत सा कैश पैसा अपने आंचल में ले रही हैं। मेरे पीछे मेरे मौके का फायदा उठा के कि वो बीमार है
और वो स्टेज पर उठ उठ के आ रही है। इस वजह से मेरा रजनी मैडम को मेरा इलाका बेच बांच के इसने और 2.5 करोड़ की संपत्ति लेकर बैठ गई। और वो कोई किन्नर नहीं है, वो एक औरत है, साधारण जैसी औरत होती है, और उसने जबरदस्ती मेरा इलाका बेच दिया। मालिक मैं थी उस इलाके की, मेरे घर के इजड़े थे। कविता जोशी है, 30-35 साल से वो क्षेत्र मांगती है, उसके चेले भी थे और किन्नरों का उनके पास में कागज भी है, किन्नरों का उनके पास में कागज भी है। इलाका हमारे किन्नरों में शुरू से परंपरा से बिकते या आइए, बेचते भी है, खरीदते भी है, मांगने खाने के लिए। ठीक है कि नहीं है, ये परंपरा है। हाँ, कुछ यहाँ के किन्नर एक शिकायत लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि उनकी जो गुरु माँ की जो गद्दी है वो किसी ने बनाई है और कोई अन्यत्र लेडी जो है वो दूसरे देहरादून के कुछ किन्नरों को वो दे रही है। तो इस तरह की उनकी कोई शिकायत आई थी। तो ये शिकायत के लिए मैंने एसडीएम और एसपी को भी निर्देशित किया गया है कि क्या प्रकरण है। उनका कहना था कि राज्य स्वामित्व की भूमि है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। बट ये तहसीलदार ने बताया कि मैटर भूमि का नहीं है, ये सिर्फ गद्दी का है। तो जो भी गद्दी जिसके नाम पुराने से रही होगी वो गद्दी उसके आगे ट्रांसफर होगी। देहरादून में रविवार को पकड़े गए 2 नकली दवाओं के सौदागरों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल के करीब 44 बड़े शहरों में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाइयों की सप्लाई की थी, जिस पर रोक लगाने के लिए देहरादून पुलिस ने सभी इलाकों में टीमें भेजी हैं। साथ ही सभी जिलों के कप्तानों और ड्रग्स कंट्रोलरों से भी बातचीत करके इन दवाइयों को मार्केट में न बेचे जाने की बात कही है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक केवल दिल्ली के ड्रग्स सप्लायरों को 90 लाख रुपए की नकली दवाइयों की खेप सप्लाई की गई थी। दरअसल देहरादून पुलिस ने रविवार को रुड़की में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से पुलिस को करीब 5 करोड़ रुपए की नकली दवाएं मिली थी। साथ ही पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों सचिन शर्मा और विकास को गिरफ्तार किया था। 1 साल के अंदर जो है 5 करोड़ से ज्यादा जो है 2023 में, और करीब 1 करोड़ 65 लाख की दवाएं जो है विगत 2 साल के अंदर अलग अलग सालों में भेजी गई है, जो 44 डेस्टिनेशन पर भेजी गई है। इसमें 90 लाख की दवा सितंबर माह में ही डिलीवरी हुई है दिल्ली में। तो हमारी टीम ने जो डेटा निकाला उसके आधार पर एक टीम इन जगहों पर भी जाएगी जहां जहां सप्लाई हुई, जिससे कि वहां पर रिकवरी की जा सके और ज्यादा उसका वो कंज्यूमर तक ना पहुंच पाए। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड पर हर पल मौत मंडरा रही है। यह खौफनाक वीडियो तवा घाट के पास का है, जहां रोड के ठीक ऊपर की पहाड़ी भरभराकर गिर गई है। जिस समय पहाड़ी भरभराकर गिरी है उस समय रोड से गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन दरकती पहाड़ी को देखकर गाड़ी वालों ने खुद को सुरक्षित स्थान पर रोक लिया। तस्वीरें बेहद ज्यादा डराने वाली हैं, क्योंकि लगातार इस लिपुलेख रोड पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं और बारिश रुकने के बाद भी लैंडस्लाइड होने से लोग खासी दहशत में हैं। इसी रोड पर बीते हफ्ते लमारी के पास पूरी पहाड़ी बोलेरो गाड़ी के ऊपर गिर गई थी। राजधानी देहरादून में स्पोर्ट्स फॉर ऑल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत करीब 30 प्रकार के खेल में प्रदेश के करीब 12,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वही खिलाड़ियों का कहना है कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल में आकर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। इससे आयोजन में खिलाड़ियों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये है कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं खास करके उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, पावर और टेक्निक मतलब अच्छी है उनकी, लेकिन वहाँ पे ये है कि जल्दी से ये चीज़ें पहुँची नहीं अभी तक पहाड़ों तक, मार्शल आर्ट वगैरह जैसे चीज़ें। तो मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले परेड ग्राउंड में बास्केटबॉल से रिलेटेड ही, एंड आई रियली लाइक, मतलब ये काफ़ी अच्छा था। एसएफए का जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एंड जो प्लेयरों को ट्रीटमेंट दे रखा है वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हद तक अच्छा था। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र को अब विंटर सीजन से काफी उम्मीद है। 4 धाम यात्रा के दौरान भूधसाव का असर जोशीमठ नगर में देखा गया, जिससे कि कारोबारी को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब बदले हालात में टूरिस्ट आने की उम्मीद है। जोशीमठ में आई आफत को 10 महीने हो चुके हैं
और 10 महीने में 6 महीने यात्रा सीजन में जोशीमठ सूना ही रहा और जून और मई में यात्रा में बुकिंग 50% ही रही। लेकिन अब विंटर सीजन से कारोबारियों को खासा उम्मीदें हैं। जनवरी के टाइम पे जो ये आपदा आई थी तो उसी समय कपाट खोलने की तिथि भी तय की जाती है और उसी समय सभी पर्यटक भी प्रोग्राम बनाते हैं समर में आने का। तो वो समय जब हमारा ऑनलाइन बुकिंगें सारी यहाँ की बंद थी तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव तो पड़ा हमारे मई जून पे, जो कि 100% से ऊपर की जो बुकिंगें रहती थी वो 50% के लगभग रही इस बार। 16 अक्टूबर को पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसके बाद ठंड भी बढ़ गई है और सैलानी भी हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि पिछले साल जनवरी में जोशीमठ में दरारें आने से पर्यटन सीजन चौपट हो गया था। इस बार सर ऐसा है, ओले में ठंड तो बढ़ चुकी है। 16 तारीख को जो फर्स्ट स्नोफॉल हुई है वहाँ पे, तो उससे काफ़ी पर्यटक लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं वहाँ से। तो मेरे को लगता है इस बार अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोशीमठ में भी नहीं है, ओली में भी नहीं है, आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है। विंटर सीजन जोशीमठ के लिए क्या सौगात लेकर आएगा, ये तो आने वाले समय में ही दिखेगा। लेकिन राहत की बात ये है कि जोशीमठ में दरारें कम हो चुकी है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। इजराइल में पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर उत्तराखंड में भी लोग परेशान हैं। वहां फंसे भारत के लोगों को सरकार ऑपरेशन अजय के तहत सरकार वापस ला रही है। ऐसे में लोगों की सकुशल वापसी के लिए देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में प्रार्थना की गई। माता वैष्णो देवी गुफा में नवरात्रि पर विशेष शारदीय नवरात्रि पूजा अनुष्ठान चल रहा है, जहां पर आज हरिद्वार से आए ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही विश्व शांति की मंगल कामना की है। उन्होंने इजराइल यूक्रेन में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की। यूं तो इन दिनों हर जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, लेकिन अगर बात करें कुमाऊं में होने वाली रामलीला की, बात कुछ और ही है। यहाँ की रामलीला में साहित्य, कला और संगीत का अद्भुत संगम है। इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, दानव यम इंद्र कुबेर वरुण इन बाहों से थर्राया है। ये क्या पहाड़ों में रामलीलाओं की धूम है, वहीं नैनीताल की रामलीला का मंचन लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। पहाड़ की रामलीलाओं में साहित्य, कला और संगीत का अद्भुत संगम होता है, जो दर्शकों को खूब पसंद आता है। हालांकि इस बार 2 साल बाद रामलीला में कलाकार भी पूरे जोश में हैं। होती है, पूर्ण रूप से क्लासिकल होती है। इसमें कई रागों का जो है मिश्रण इसमें होता है। कई रागों को आप इसमें, जो हमारे यहाँ की जो रामलीला होती है, इसमें कई रागों का मिश्रण, जैसे बिहाग में हो गया, जयजवंती हो गया, बहार हो गया, परज हो गई। साल भर हमारा इसका वेट रहता है, क्योंकि इतना क्रेज रहता है। उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी अच्छा रहता है, बाजार में माहौल काफ़ी अच्छा हो जाता है उस बीच में। और जो आप बाकी लोग देखेंगे, जो बाजार के भी लोग हैं आपस में, वो भी दिन भर आपको उस बारे में बातें करेंगे उसके हिसाब से। और पूरे साल जो हमारा यूथ है, जो जैसे अभी नए बच्चे हैं हमारे, काफ़ी लगभग 30 या 35 बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस बार। इस रामलीला के मंचन से पहले 2 महीनों तक कलाकारों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद मंच पर अभिनय किया जाता है। हालांकि दर्शकों की ये भीड़ भी बता रही है कि इंटरनेट और टीवी के नाटक सीरियलों के दौर में भी रामलीलाओं की अहमियत में कमी नहीं आई है। वहीं रामलीलाओं का ऐसा क्रेज है कि जिसका इंतजार कुमाऊं के हर शख्स को रहता है। देखिए, राम के प्रति जो आस्था है, रामलीलाओं के प्रति जो लोगों का एक अपना अट्रैक्शन है, वो आज भी कम नहीं हुआ। आज हम बच्चों से लेकर महिलाओं की और युवाओं के प्रति भी इसमें जो दर्शक हमें मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत संतोषप्रद है। इससे हमें लगता है कि ऐसी लीलाओं का मंचन भविष्य में भी बहुत अच्छे तरीके से जारी होना चाहिए। आजकल के युवा पश्चिमी संस्कृति की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में रामलीलाओं के मंचन से युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश है, ताकि युवा अपनी संस्कृति को जान पहचान सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हरिद्वार के भगवानपुर में सरकार के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 25 शिकायतें आईं और 10 को मौके पर ही निपटाया गया।
राजनगर के हरबटपुर में धान खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। किसानों को भुगतान के लिए 5 दिन का समय दिया गया। अल्मोड़ा दौरे पर रहे सचिव विनोद कुमार सुमन ने निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण किया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने करीब 22 लाख की अफीम के साथ एक तस्कर मलकीत सिंह को पौड़ी के कालागढ़ से अरेस्ट किया। पौड़ी की नयार नदी पर बनी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म राष्ट्रीय मिशन सांस्कृतिक मानचित्रण की फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। हरिद्वार में हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए डीएम ने लोगों से अपील की है कि वो खुले में खाना ना फेंके। वहीं भेड़ प्रबंधन को भी तत्काल झाड़ियों की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में बढ़ती आबादी और बढ़ते क्राइम को देखते हुए अब 17 चौकियां और 4 नए थानों को खोलने की प्लानिंग है। इसके लिए एक प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। कोटद्वार के तल्ला मोटा ढाक इलाके में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अल्मोड़ा में पूर्व सीएम एनडी तिवारी की जयंती मनाई गई। नगर पालिका में कई संगठन के लोगों ने एनडी तिवारी को याद किया। हल्द्वानी में एनडी तिवारी की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए हैं जिसमें एनडी तिवारी को याद किया।